हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नियो क्लासिकल जो एज थी उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है उनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। रिवीजन वाली वीडियो में ये हमारी 11th वीडियो है। इससे पहले मैं डायरी राइटर को डिस्कस कर चुका हूं और इस एज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं जैसे कि अलेक्जेंडर पोप है, जोनाथन स्विफ्ट है, उन पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। जो प्लेलिस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है ब्रिटिश के, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएंगी, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। नियो क्लासिकल एज इसको क्यों बोला जाता है? जो क्लासिक राइटर थे, क्लासिकल राइटर जो थे, उनको कॉपी किया इन एज के राइटर ने, इस एज के राइटर ने, जैसे पोप है, स्विफ्ट है। तो क्यों कॉपी किया? क्योंकि रेस्टोरेशन एज का लिटरेचर काफी वल्गर हो गया था, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि लिटरेचर को हम इंप्रूव करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, क्लासिकल जो राइटर थे उनको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्लासिक्स को फॉलो करना शुरू किया, जिसकी वजह से इनको बोला जाने लगा नियो क्लासिकल एज। लेकिन ये रिफॉर्म नहीं कर पाए ढंग से, क्योंकि उनका पैटर्न और स्टाइल तो कॉपी कर लिया लेकिन उनकी थॉट्स कॉपी नहीं कर पाए, क्योंकि थॉट्स जो हैं वो इनबोर्न क्वालिटीज होती हैं इंसान के अंदर। तो इस तरह से इसको नियो क्लासिकल एज बोला गया और अगस्टन एज भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि नियो क्लासिक जो क्लासिकल राइटर थे उस टाइम पे, जो किंग था वो किंग अगस्टस था, इसलिए उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया अगस्टन एज। तो ये स्टार्ट होती है 1700 में, 1702 आएगा वैसे यहाँ पे, एग्जैक्ट डेट इसकी 1702 टू 1745। 1745 में जोनाथन स्विफ्ट की डेथ होती है और 1744 में अलेक्जेंडर पोप की डेथ हो जाती है। तो इनकी डेथ के साथ ही ये एज खत्म हो जाती है और इस एज को एज ऑफ प्रोज और एज ऑफ रीजन भी बोला है। यहाँ पे पोप नहीं, प्रोज आएगा। एज ऑफ प्रोज और एज ऑफ रीजन बोला है किसने? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ये क्वेश्चन आया नेट का, पहले पूछा जा चुका है। तो अगर हम इनके राइटर की बात करें, अलेक्जेंडर पोप है, टाइमिंग आपको याद रखनी है 1688 और से लेकर 1744 तक। 1688 में क्या हुआ था? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी हुआ था। ये सेकंड मोस्ट कोटेड राइटर माने जाते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, शेक्सपियर के बाद। और स्क्रिबलर्स क्लब इन्होंने फाउंड किया है। जो दूसरे मेंबर हैं स्क्रिबलर्स क्लब के, इसकी डेट याद रखना 1713। इसमें दूसरे मेंबर हैं जॉन गे, जोनाथन स्विफ्ट, थॉमस पार्नेल और जॉन आर्बथनोट। वोल्टायर ने बोला है पोप के बारे में, द बेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड एंड प्रेजेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, ये बोला है वोल्टायर ने। इनका जो वर्क है, मोस्ट इंपोर्टेंट इनके वर्क्स है, पहला है द पेस्टोरल, 1709 में लिखा है। कैसे शुरू होता है ये? स्प्रिंग सीजन के साथ, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, ये याद रखना चारों सीक्वेंस में। उसके बाद है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एज ए क्रिटिक ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहे हैं। 1711 में इस वर्क को लिखा गया है और 3 पार्ट में इसको लिखा गया है, 3 पार्ट में। पहले पार्ट में क्या डिस्कस किया है इसने? Who deals with such standard and authority should be accredited as per them, the final section। पहले सेक्शन में डिस्कस किया है जो क्रिटिक है, ओन पोजीशन, उनकी क्या पोजीशन है एज ए क्रिटिक। ठीक है, द पोएम इज रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ whether poetry should be natural or written according to predetermined artificial rules inherited from the classical past। फिर इसने एक कमेंट किया है क्लासिकल ऑथर पे, हु डेल्ट विद सच स्टैंडर्ड फॉर द अथॉरिटी शुड बी एक्रीडिएटेड। फाइनल सेक्शन में डिस्कस किया है मोरल क्वालिटीज को एंड वर्च्यू इनहेरेंट इन आइडियल क्रिटिक। क्या आइडियल क्रिटिक में क्या वर्च्यू होने चाहिए, इनको डिस्कस किया है। और इसमें आगे मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशन है इनकी, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, ट्रू विट इज नेचर, टू द एडवांटेज ड्रेस्ड, व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। ये कोटेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी, तो ये आप अच्छे से याद रखना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशन आती है, फूल रस इन वेयर एंजल फियर टू ट्रेड। यहां से टाइटल लिया है किसने? E.M. फोस्टर ने। E.M. फोस्टर की बुक है एंजल फियर टू ट्रेड। टाइटल कहां से आया है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म से, अलेक्जेंडर पोप की। नेक्स्ट वर्क है द रेप ऑफ द लॉ। 5 कैंटोज में है, पहले 2 कैंटोज में था। स्टार्टिंग के 2 कैंटो पब्लिश किए गए 1712 में, उसके बाद 2 कैंटोज और ऐड किए गए 1714 में, और 5th कैंटोज के साथ इसको पब्लिश किया गया था 1717 में, क्लैरिसा स्पीच के साथ। ये डिटेल में आपको पढ़ना है, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। जैसे कि इसमें
एराबेला फार्मर है, जो ये एराबेला फार्मर रियल बेस्ड स्टोरी है इसकी। एराबेला फार्मर एक रियल वुमेन थी जो रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे 17th सेंचुरी की जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास की वुमेन है उनको। और इसमें कैरेक्टर किसका है? बेलिंडा का। बेलिंडा जो रिप्रेजेंट करती है एराबेला फार्मर को। और है एक और है लॉर्ड पीटर फ्रॉम कैथोलिक फैमिलीज। इसमें ये लॉर्ड पीटर क्या करता है? बेलिंडा की लॉक कट कर लेता है, लॉक मतलब उसके बालों की लटे वो कट कर लेता है, और बाद में ये गुम भी हो जाती है। लास्ट में जो ये लॉक होती है ये स्टार बन जाती है, स्टार। ठीक है, लॉक कट करता है थर्ड कैंटो में, और कौन हेल्प करती है लॉक को कट करने में? क्लैरिसा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समरी में मिल जाएंगे, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये समरी चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वो समरी आप पढ़ लेना अच्छे से। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिए गए हैं। जैसे लिखा हुआ है, लॉक इज एक्चुअली कट इन थर्ड कैंटोस। पोप कंटिन्यूसली कंपेयर बेलिंडा विद सन। बेलिंडा को सन से कंपेयर किया गया है। और डॉक्टर जॉनसन ने बोला है उन पोप के बारे में, लाइफ इन पोप एक वर्क लिखा है, इफ पोप बी नॉट ए पोइट वेयर इज पोइट्री टू बी फाउंड। ऐसा बोला है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लाइव्स ऑफ पोइट में, जब पोप की बायोग्राफी डिस्कस की है तब ये पोप के बारे में कमेंट किया है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट वर्क है विंडसर फॉरेस्ट। सिर्फ टाइटल पढ़ना है, 1713 डेट याद रखनी है। डॉक्टर जॉनसन ने इसको बोला है, इस पोइट्री को लोकल पोइट्री, यानी कि लोकेशन पे बेस्ड जो पोइट्री होती है उनको लोकल पोइट्री बोला जाता है। उसके बाद है पेरी बैथोस। सिर्फ टाइटल पढ़ना है, जिसका सब टाइटल है द आर्ट ऑफ सिंकिंग इनटू पोइट्री। और जो कंटेम्प्रेरी पोइट है इसमें उनको रेडिक्यूल किया है अलेक्जेंडर पोप ने। नेक्स्ट है एलिजी ऑन द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी। ये देखो, पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने किसी, एलिजी का मतलब क्या होता है? किसी की डेथ पे लिखना कोई भी पोएम। तो लेकिन इसने क्या किया, अलेक्जेंडर पोप ने एक जीवित इंसान पे एलिजी लिखी। एक लेडी है ये, अनफॉर्चुनेट लेडी के नाम से, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप की हाइट जो है वो काफी ज्यादा कम थी और उसने एक लेडी को प्रपोज किया, लेकिन उस लेडी ने उसका मजाक उड़ाया उसकी हाइट की वजह से, हंचबैक की वजह से। तो फिर अगले ही दिन इसने क्या किया, अपना बदला लेने के लिए उसके ऊपर स्टायर लिखा, एलिजी टू द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी, 1717 में। और आगे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आता है एसे ऑन मैन, 1732 टू 1734 इसकी टाइमलाइन डेट है। और इसको हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। पोप इंटेंडेड दिस पोएम टू बी द counterpiece of proposed system to ethics that was to be put forth in poetic form। अच्छा, इसमें वही डिस्कस किया है कि कैसे आप अच्छे क्रिटिक बन सकते हैं, कैसे अच्छे राइटर बन सकते हैं। इसमें भी इसने डिस्कस किया है कि क्लासिक्स को कॉपी करना चाहिए, नेचर के साथ साथ क्लासिकल जो राइटर हैं उनको इमिटेट करो अगर आप एक अच्छे क्रिटिक बनना चाहते हैं तो। वोल्टायर ने इसके बारे में बोला है, मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट सबलाइम डायडेक्टिक पोएम एवर रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये बोला है वोल्टायर ने। और जीन पियर डे क्रूज ने लिखा है इस पे एसे ऑन मैन के बारे में, वेयर ही फाउंड दैट पोप हैड रिजर्व्ड ए प्लेस फॉर हिम इन द डंसयार्ड। ठीक है, और उसके बाद इसमें कोटेशन है, एन ऑनेस्ट मैन द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। एक कोटेशन है, नो देन thyself presume not God to scan, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। और एक कोटेशन है, man never is but always to be blessed, what reason waves by passion is undone। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है डंसयार्ड एंड मॉरल एसेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 बुक में और लिखा गया है इसको। फर्स्ट 3 वर्जन आए इसके, द 3 बुक डंसयार्ड, डंसयार्ड वेरियोरम और द न्यू डंसयार्ड। फाइनल पब्लिकेशन आपको याद रखनी है 1743 में। उसके बाद है द एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनो। ये इसका फ्रेंड था जो स्क्रिबलर्स क्लब का मेंबर भी है। तो इसमें ये एक स्टायर है, स्टायर किस पे लिखा है, एड्रेस किया गया है डॉक्टर आर्बथनोट, एक फिजिशियन है इसका फ्रेंड। डॉक्टर आर्बथनोट इज द वन हु क्रिएटेड द कैरेक्टर जॉन बल। इट इज रिगार्डेड एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ऑफ पोप का, इन विच ही डिफेंड हिज प्रैक्टिस ऑफ ऑन जोनरा ऑफ स्टायर एंड अटैक्स दोज हु हैड बीन इन ओपोनेंट एंड राइवल थ्रूआउट हिज करियर। तो इनमें अटैक किस पे किया है, जो उसके ओपोनेंट रहे हैं। इट रिव्यूज हिज ओन लिटरेरी करियर एंड इंक्लूड द फेमस पोर्ट्रेट ऑफ लॉर्ड हार्वे, स्पेशली लॉर्ड हार्वे पे अटैक है ये।
स्पोरस नाम का कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड हार्वे को, और इसमें एटिकस कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है जोसेफ एडिसन को। इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई हैं, हु ब्रेक्स ए बटरफ्लाई अपॉन ए व्हील, ये कोटेशन है। ओपनिंग लाइन है इसकी, सट सट द डोर गुड जॉन फटीग आई सेड, टाई अप द नौकर से आई एम द सिक आई एम द डेड, ये ओपनिंग लाइन है इसकी। उसके बाद विलिंग टू फाउंड बट येट एफ्रेड टू स्ट्राइक, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप का इतना ही है। उसके बाद आते हैं जोनाथन स्विफ्ट। इसमें जोनाथन स्विफ्ट की टाइमलाइन है 1667 से 1745 तक। काफी पेन नेम यूज किए हैं, एमबी ड्रेपर है, लैमुअल गुलिवर है, इजाक बिकरस्टाफ, ये सारे पेन नेम यूज किए हैं जोनाथन स्विफ्ट ने। और दो तरह के स्टायर लिखे हैं इसमें, मास्टर्स है ये दो तरह के स्टायर का, एक तो है होरेसियन स्टायर और दूसरा है जुवेनल स्टायर। होरेसियन स्टायर होता है नेम्ड आफ्टर रोमन स्टायरिस्ट होरेस एंड क्रिटिसाइज सम सोशल वाइसेस थ्रू जेंटल माइल्ड एंड लाइट हार्टेड ह्यूमर होते हैं जिसमें। और एक है जुवेनल स्टायर। जुवेनल स्टायर होता है जिसमें सोशल इविल, स्कॉर्न, आउटरेज एंड सेवेज रिडिक्यूल किया जाता है, जैसे कि एनिमल फार्म इसका एग्जांपल है। और ड्राइडन ने स्विफ्ट के बारे में बोला है, ड्राइडन ने कमेंट किया है इस पे स्विफ्ट पे, कजन स्विफ्ट यू शैल नेवर बी ए पोएट, ठीक है। एक अच्छा राइटर होना और एक अच्छा पोएट होना दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। ये बोलता है कजन स्विफ्ट यू शैल नेवर बी ए पोएट, यू कैन बी ए गुड राइटर बट नॉट ए पोएट, ऐसे बोला है जॉन ड्राइडन ने। इनकी बुक है ए टेल ऑफ टब, 1704, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसमें तीन ब्रदर हैं, पीटर, मार्टिन और जैक, जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग चर्च को। पीटर रिप्रेजेंट करता है रोमन कैथोलिक चर्च को, जैक रिप्रेजेंट करता है इसमें जॉन कैल्विन नाम है, बट whom Swift also connect to the Dryden of Leiden represent the various dissenting Protestant church को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और मार्टिन है, मार्टिन लूथर को रिप्रेजेंट करता है, ये चर्च ऑफ एंग्लिकन जो चर्च है उसको रिप्रेजेंट करता है मार्टिन। नेक्स्ट वर्क है ड्रेपियस लेटर, 1724 में लिखा गया है। ए मोडेस्ट प्रपोजल 1729। मोडेस्ट प्रपोजल इज द मोस्ट डेंजरस स्टायर आई हैव एवर रेड, जो सबसे ज्यादा खतरनाक स्टायर आज तक मुझे लगा है वो मोडेस्ट प्रपोजल ही है। इसमें प्रिवेंटिंग की बात की है पुअर चिल्ड्रन, पुअर पीपल, क्योंकि देखो इंग्लैंड वाले आयरलैंड पे काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, बच्चे भूखे मर रहे थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे। तो इसने क्या बताया कि तुम इससे अच्छा इन ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं भूख से मर रहे हैं, ये हमसे देखे नहीं जा रहे, इससे अच्छा तुम एक काम करो। मेरा एक फ्रेंड है अमेरिकन दोस्त, तो उसने क्या डिस्कवर किया है, एक रिसर्च की है उसने अमेरिका में, कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनका जो फ्लैश है, मांस बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, इसलिए तुम उन बच्चों को बेच दो। भाई रोड पे भूखा मरने से अच्छा है तुम उनको बेच दो, इनके पेरेंट्स को पैसे मिल जाएंगे, वो तो अपना गुजारा कर लेंगे। और जो इनकी वाइफ है इनको भी वो मारेंगे पीटेंगे नहीं, क्योंकि वो बच्चे पैदा करेंगे, जो बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किए जाएंगे और उनको आगे बेचा जाएगा, इसलिए इन सब का काम चल जाएगा। तो तुम ऐसे ही कर लो, अगर इनको खाना नहीं खिला सकते तो इनको बेच दो, इनको खा लो, ऐसे बोला है जोनाथन स्विफ्ट ने मोडेस्ट प्रपोजल में। बहुत खतरनाक स्टायर है ये। उसके बाद इनका है गुलिवर्स ट्रेवल, 1726 में। कंप्लीट टाइटल है ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, 4 पार्ट में है। मेन कैरेक्टर है लेमन गुलिवर, ये पहले ये एक सर्जन था और फिर एक कैप्टन के साथ काफी सारी ट्रिप पे जाता है। पहली इसकी ट्रिप है वॉयज टू लिलीपुट। लिलीपुट में क्या देखता है कि लेस देन 6 इंचेस पीपल, छोटे छोटे लोग मिलते हैं, 6 इंच के लोग होते हैं। तो ये लिलीपुट में जाता है और लिलीपुट वाले इसको फोर्स करते हैं, जो उनका पड़ोसी किंगडम होता है उससे फाइट करने के लिए, लेकिन ये मना कर देता है, फिर ये वहां से भाग आता है। उसके बाद दूसरी जर्नी पे जाता है वॉयज टू ब्रॉबडिंग नेक। ब्रॉबडिंग नेक में इसको अपोजिट होता है ऊपर वाले के, जो लिलीपुट में देखा इसने इसको अपोजिट हुआ। अब यहाँ पे ये उनके सामने बिल्कुल छोटा सा हो गया था, वहां पे ऑलमोस्ट 72 फीट के लोग मिले इसको, इससे ऑलमोस्ट 12 गुना ज्यादा, 72 फीट। और यहाँ ये मिलता है किसको, एक फार्मर को मिलता है, फार्मर की एक बेटी होती है। यहाँ पे ये बीमार पड़ जाता है, ग्लुमडोल क्लिच नाम की इसकी बेटी है, ये इसकी टेक केयर करती है। फिर ये इसको क्वीन को बेच देते हैं, एंटरटेनमेंट करने के लिए क्वीन रखती है और एक छोटा सा बॉक्स बनवा देती है इसके लिए, जहां पे वो सोता है। और फिर यहाँ एक दिन इसको एक ईगल उठा के ले जाती है और वो समुद्र में गिरा देती है उसको, फिर वहां से एक कैप्टन उसको बचा लेता है। थर्ड इसके पार्ट में ये वॉयज पे जाता है, वॉयज टू लापुटा।
बेलनी बारबी, लैग्नेक, ग्लूबडब ड्रिप एंड जापान, इतनी जगह पे ये जाता है। उसके बाद एक जगह पे जाता है फोर्थ, ए वॉयज टू द लैंड ऑफ हाइन हाइब्स, इस जगह पे जाता है और इस पे ये कुछ घोस्ट अपीयर होते हैं इसको वहां पे। इसके बारे में एक मिनट कहता है एडिशन टू हिज क्रू who believes have turned against him, he crew then commit mutiny, he abandoned sought after they are willing deformed। हाँ, यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स इनको मिलते हैं उनको याहूज बोला जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बारे में कुछ खास ज्यादा और नहीं है लास्ट वाली के बारे में, लेकिन पढ़नी है आपको समरी अच्छे से इसकी। उसके बाद है द बैटल ऑफ बुक्स 1704 में, ये एक स्टायर लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने, इसको सेट किया गया है बैटल ऑफ बुक्स को रॉयल लाइब्रेरी ऑफ सेंट जेम्स या किंग जेम्स लाइब्रेरी भी इसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था कि द बैटल ऑफ बुक्स को कहां पे सेट किया गया है, तो रॉयल लाइब्रेरी ऑफ सेंट जेम्स और सेंट जेम्स लाइब्रेरी, ये दोनों ही ऑप्शन में दिए गए थे, दोनों ऑप्शन सही थे। ठीक है, ये एल्गोरिकल मोक हीरोइक स्टोरी है। इसमें सबसे पहले फ्रेज यूज किया है स्वीटनेस एंड लाइट वाला, जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने बाद में कल्चर एंड अनार्की में यूज किया है इस फ्रेज को, स्वीटनेस एंड लाइट को। नेक्स्ट राइटर आते हैं उसके बाद जॉन गे, ये जो अलेक्जेंडर पोप है उसके काफी अच्छे फ्रेंड रहे हैं। सेंट्सबरी ने इसको बोला है ए काइंड ऑफ ह्यूमन लैपडॉग, और पोप ने डिस्क्राइब किया है इन ए विट ए मैन सिंप्लिसिटी एज ए चाइल्ड, फ्रेज किया है पोप ने जॉन गे को। इनका एक वर्क है द बेगर्स ओपेरा, 3 एक्ट का प्ले है, और स्टायर है रॉबर्ट वॉलपोल पे, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना था इंग्लैंड का, उस पे स्टायर किया गया है, पॉलिटिकल स्टायर है ये। उसके बाद नेक्स्ट इनका वर्क है पोली और द रूरल स्पोर्ट। रूरल स्पोर्ट विंडसर फॉरेस्ट की इमिटेशन है, विंडसर फॉरेस्ट लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने, उसी को इमिटेट करके लिखा है रूरल स्पोर्ट में। और उसके बाद है सेफर्ड्स वीक, ये 6 सीरीज की एक पोएम है। और उसके बाद अगले राइटर आते हैं इसमें कोलिसिबर, कोलिसिबर 1671 टू 1755। लव लास्ट शिफ्ट है, वैसे इसको रेस्टोरेशन एज में भी कवर किया जाता है। लव लास्ट शिफ्ट, द केयरलेस हस्बैंड, द लेडीज लास्ट टेक्स, द प्रोवोक्ड हस्बैंड, वैनब्रू के साथ मिलकर लिखा है द प्रोवोक्ड हस्बैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राइटर आते हैं डेनियल डेफो। डेनियल डेफो का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो 1719। डेनियल डेफो is known to have been used at least 198 पेन नेम। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि सबसे ज्यादा पेन नेम किसने यूज किए हैं, देन गो विद डेनियल डेफो। डेनियल डेफो इज कॉल्ड द पोएट लॉरिएट ऑफ मार्केट इकोनॉमी। रॉबिन्सन क्रूसो 1719 में लिखा है, और ये स्टोरी बेस्ड है अलेक्जेंडर सेल्किर्क की लाइफ पे। अलेक्जेंडर सेल्किर्क एक वॉयज करता था, ये अलग अलग जगह पे घूमता रहता था। एक दिन क्या हुआ, ये किसी आइलैंड पे फंस जाता है, एक अननोन आइलैंड होता है, और उस पे ये अपनी लाइफ के 4 साल तक अकेला रहता है। तो इसकी स्टोरी को मेंशन किया गया है इसमें रॉबिन्सन क्रूसो में। इसमें जो ये रॉबिन्सन क्रूसो है, ये 28 साल तक रहता है एक अननोन लैंड पे, 28 साल तक। और इसके साथ कुछ पेट होते हैं, कौन कौन से पेट हैं वो आपको याद रखने हैं, वो सारे मैंने समरी में यहाँ पे डाले हुए हैं, लेकिन यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये रहता है ही सर्वाइव्ड फॉर 28 ईयर्स 2 मंथ एंड 19 डेज ऑन दिस आइलैंड, इस आइलैंड पे रहता है। उसके बाद है इनका अगला मोल फ्लैंडर्स 1722। फुल टाइटल है द फॉर्चुनेट द मिसफॉर्चून ऑफ द फेमस मोल फ्लैंडर्स हु वाज बोर्न इन न्यूगेट। ये न्यूगेट प्रिजन है। इस टाइम पे 2 तरह के प्रिजन होते थे, न्यूगेट प्रिजन और मार्शल सी प्रिजन। And during the life of continued varied of the years beside childhood 12। बस आगे कुछ याद मत करना इसका। मोल फ्लैंडर married 5 times, she is married to her sons। फीमेल है ये, ठीक है। 5 बार और किसने शादियां की है, ये भी रेफरेंस में आप याद रख सकते हैं। चौसर का एक वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, उसमें वाइफ ऑफ बाथ है,
उसने 5 बार शादियां की है और उसका 5th हस्बैंड का नेम है जुनकिंस। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में पहले, जुनकिंस। नेक्स्ट वर्क है इनका ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर 1722। ब्लैक डेथ की बात की है। व्हेन द ब्लैक डेथ अगेन थ्रेटन्ड द यूरोपियन कॉन्टिनेंट ही रोट ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर टू अलर्ट द पीपल अबाउट इट्स टेरर। ठीक है, जैसे ये ब्लैक डेथ अपीयर होता है दोबारा से तो ये इसके बारे में लिखता है। उसके बाद है कर्नल जैक, ये भी 1722 में लिखा गया है, सिर्फ टाइटल ही पढ़ना है आपको। रॉक्सना द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस, ये भी सिर्फ टाइटल। ठीक है, उसके बाद जोसेफ एडिसन। एडिसन के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वर्क। हाँ, एडिसन के न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पीरियोडिकल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एक बार तो 3 क्वेश्चन आए थे, एक बार 2 आए थे, अभी रिसेंट में भी एक एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है। तो मैंने एक वीडियो इस पे सेपरेट बनाई है जिसमें मैंने 30 से ज्यादा, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको डेट भी इनकी याद रखनी है। क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था, चार्ल्स डिकेंस की मैगजीन पूछी गई थी, इनमें से कौन सी 2 मैगजीन है। 2023 का क्वेश्चन है ये। ऑल द राउंड ईयर्स मैगजीन है और हाउस होल्ड मैगजीन है। उससे पिछली बार क्वेश्चन आया था कॉर्न हिल मैगजीन का एडिटर कौन है, विलियम मैक्विस ठाकरे है। और टेटलर, स्पेक्टेटर, आइडलर, रैम्बलर और गार्डियन, ये क्वेश्चन तो लगातार रिपीट हुए हैं कई बार, इनकी डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जो एज है, या प्री रोमांटिक एज भी उसको बोलते हैं, उसका हम रिवीजन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।